हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग। तू जो बिछड़ा है तो क्या वक्त ने गर्दिश नहीं की। नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में गुनाहों का देवता के पिछले भाग में आपने सुना कि सुधा की शादी की तैयारियां चंदर खुद कर रहा है। सुधा और चंदर आखिरी बार छत पर मिलते हैं और अपने दर्द को एक दूसरे से बांटते हैं। रोते हैं, तिलकते हैं। सुधा ने खाना-पीना भी बहुत कम कर दिया है। वह अब हर समय उदास रहती है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। डॉक्टर शुक्ला सुधा के पिता सुधा से और चंदर दोनों से ही नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। शायद उन्हें कुछ-कुछ अंदाजा हो गया है। सुधा और चंदर दोनों अंदर से टूट चुके हैं। बारात को स्टेशन से लेने के लिए सभी चले जाते हैं। चंदर घर पर ही रह जाता है। अब आगे दिन भर के व्यवहार से चंदर ने देखा कि कैलाश भी उतना ही अच्छा, हंसमुख और शालीन है जितने शंकर बाबू थे। फिर उसे राजनीतिक क्षेत्र में जितना फौलादी लगा था, घरेलू जिंदगी में भी उतना ही अच्छा लगा। चंदर का मन खुशी से नाच उठा। सुधा की ओर से वह थोड़ा सा निश्चिंत हो गया। अब सुधा निभा ली जाएगी। वह मौका निकाल कर घर में गया। देखा, सुधा को औरतें घेरे हुए बैठी हैं और मुहावर लगा रही हैं। विंती कनस्तर में से घी निकाल रही थी। चंदर गया और विंती की चोटी घसीट कर बोला, ओ गिलहरी, घी पी रही है क्या? विंती ने दंग होकर चंदर की ओर देखा। आज तक कभी अच्छे भले में तो चंदर ने उसे नहीं चिढ़ाया था। आज क्या हो गया है? आज जबकि पिछले 15 रोज से चंदर के होठ मुस्कुराना भूल गए हैं। आँख फाड़कर क्या देख रही है? कैलाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। अब सुधा बहुत सुखी रहेगी। कितना अच्छा होगा विंती, हंसती क्यों नहीं गिलहरी? और चंदर ने विंती की बाह में चुटकी काट दी। अच्छा, हमें दीदी समझाए क्या? अभी बताती हूँ। और घी भरे हाथ से चंदर की बाह पकड़कर विंती ने जोर से घुमा दी। चंदर ने अपनी को छुड़ाया और विंती को चपत मारकर गुनगुनाता हुआ चला गया। विंती ने कनस्तर के मुंह पर लगा घी पोंछा और मन में बोली, देवता और किसे कहते हैं? शाम को बारात चढ़ी, सादी सी बारात, सिर्फ एक बैंड था। कैलाश ने शेरवानी और पायजामा पहना हुआ था और टोपी। सिर्फ एक माला गले में पड़ी थी और हाथ में कंगन बंधा था। मोर पीछे किसी आदमी के हाथ में था। जयमाला की रस्म होने वाली थी, लेकिन बुआ जी ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारी लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं कि ब्याह के पहले भरी बारात में मुंह खोलकर माला पहनाए। लेकिन घूंघट के मामले पर सुधा ने दृढ़ता से मना कर दिया था कि वह घूंघट बिल्कुल नहीं करेगी। अंत में पापा उसे लेकर मंडप में आए। घर का कामकाज निबट गया था। सभी लोग आंगन में बैठे थे। कामिनी, प्रभा, लीला सभी थी। एक और बाराती बैठे थे। सुधा शांत थी, लेकिन उसका मुंह ग्रहण के चंद्रमा की तरह निस्तेज था। मंडप का एक बल्ब खराब हो गया था और चंदर सामने खड़ा उसे बदल रहा था। सुधा ने जाते जाते चंदर को देखा और आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी। मुस्कुराकर फिर आंसू पोंछने लगी। कामिनी, प्रभा और लीला तमाम लड़कियां कैलाश पर पप्पियां कस रही थी। सुधा सिर झुकाए बैठी थी। पापा से उसने कहा, विंती को हमारे पास भेज दो। विंती आकर सुधा के पीछे बैठ गई। कैलाश ने आंख के इशारे से चंदर को बुलाया। चंदर जाकर पीछे बैठा तो कैलाश ने कहा, यार यहाँ जो लोग खड़े हैं इनका परिचय तो बता दो चुपके से। चंदर ने सभी का परिचय कराया। कामिनी, प्रभा, लीला सभी के बारे में जब चंदर बात कर रहा था तो विंती बोली, बड़े लालची मालूम देते हैं आप। एक से संतोष नहीं है क्या? वाह रे जीजा जी। कैलाश ने मुस्कुराकर चंदर से पूछा, इसका ब्याह तय हुआ है कि नहीं? हो गया, चंदर ने कहा। तभी बोलने का अभ्यास कर रही है। मंडप पे भी इसीलिए बैठी है क्या? कैलाश ने कहा। विंती चेप गई और उठकर चली गई। संस्कार शुरू हुआ। कैलाश के हाथ में नारियल और उसकी मुट्ठी पर सुधा के दोनों हाथ। सुधा अब चुप थी, इतनी चुप कि लगता था उसके होठों ने कभी बोलना जाना ही नहीं। संस्कार के दौरान ही पारस्परिक वचन का समय आया।
कैलाश ने सभी प्रतिज्ञाएं स्वयं कही। शंकर बाबू ने कहा, लड़की भी शिक्षित है, उसे भी स्वयं वचन करने होंगे। सुधा ने सिर हिला दिया। एक असंतोष की लहर सी बारातियों में फैल गई। चंदन ने बिन्ती को बुलाया, उसके कान में कहा, जाकर सुधा से कह दो कि पागलपन नहीं करते, इससे क्या फायदा। बिन्ती ने जाकर बहुत धीरे से सुधा के कान में कहा। सुधा ने सिर उठाकर देखा। सामने बरामदे की सीढ़ियों पर चंदर बैठा हुआ बड़ा चिंतित था। कभी शंकर बाबू की ओर देखता और कभी सुधा की ओर। सुधा से उसकी निगाह मिली और वह सिहर सा उठा। सुधा क्षण भर उसकी ओर देखती रही। चंदर ने जाने क्या कहा और सुधा ने आंखों ही आंखों में उसे क्या जवाब दे दिया। इसके बाद सुधा नीचे रखे हुए पूजा के नारियल पर लगे सिंदूर को देखती रही। फिर एक बार चंदर की ओर देखा। विचित्र सी निगाह थी वह, जिसमें कातरता नहीं थी, करुणा नहीं थी, आंसू नहीं थे, कमजोरी नहीं थी, था एक गंभीर विश्वास, एक उपमाहीन स्नेह, एक संपूर्णतम समर्पण। लगा जैसे वह कह रही है, सचमुच तुम कह रहे हो। फिर सोच लो चंदर, इतने दृढ़ हो, इतने कठोर हो, मुझसे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो। क्या सारा सुख लूट कर थोड़ी सी आत्मवंचना भी मेरे पास नहीं छोड़ोगे। अच्छा लो मेरे देवता। और उसने हार कर सिसकियों से सने स्वरों में अपने को कैलाश को समर्पित कर दिया। प्रतिज्ञाएं दोहरा दी और उसके बाद साड़ी का एक डोर खींचकर नथ की डोरी ठीक करने के बहाने उसने आंसू पोंछ लिए। चंद्र ने एक गहरी सांस ली और बगल में बैठी हुई बुआ जी से कहा, बुआ जी, अब तो बैठा नहीं जाता, आंखों में जैसे किसी ने मिर्च भर दी हो। जाओ जाओ, सोए रहो, ऊपर खाट बिछी है, कल सुबह 10 बजे विदा करेगा है। कुछ खाए पियो न तो पड़े रहे वो। बुआ ने बड़े स्नेह से कहा। चंदर ऊपर गया तो देखा एक खाट पर बिन्ती औंधी पड़ी सिसक रही है। बिन्ती, बिन्ती, उसने बिन्ती को पकड़कर हिलाया। बिन्ती फूट फूट कर रो पड़ी। उठ पगली, हमें तो समझाती है, खुद अपने आप पागलपन कर रही है। चंदर ने रुंधे गले से कहा। बिन्ती उठकर एकदम चंदर की गोद में समा गई और दर्दनाक स्वर में बोली, हाय चंदर, अब क्या होगा। चंदर की आंखों में आंसू आ गए। वह फूट पड़ा और बिन्ती को एक डूबते हुए सहारे की तरह पकड़कर उसकी मांग पर मुंह रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन फिर भी संभल गया और बिन्ती का माथा सहलाते हुए और अपनी खुशियों को रोकते हुए कहा, रो मत पगली। धीरे धीरे बिन्ती चुप हुई और खाट के पास नीचे छत पर बैठ गई। चंदर के घुटनों पर हाथ रखकर बोली, चंदर तुम आना मत छोड़ना, तुम इसी तरह आते रहना जब तक दीदी ससुराल से ना आए। अच्छा। चंदर ने बिन्ती की पीठ पर हाथ रखकर कहा, घबराते नहीं, तुम तो बहादुर लड़की हो ना, सब चीज बहादुरी से सहनी चाहिए। कैसी दीदी की बहन हो, क्यों। बिन्ती उठकर नीचे चली गई। चंदर लेटा रहा। उसका पोर पोर दर्द हो रहा था। नस नस को जैसे कोई तोड़ रहा हो, खींच रहा हो। हड्डियों के रेशे रेशे में थकान मिल गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। आंगन में पुरोहित जी के मंत्र पाठ का स्वर और बीच बीच में आने वाले किसी बाराती या औरतों की आवाजें उसके मन को अस्त व्यस्त कर देती थी। उसकी थकान और उसकी अशांति ही उसको बार बार झटके से जगा देती थी। वह करवट बदलता, कभी ऊपर देखता, कभी आंखें बंद कर लेता, शायद नींद आ जाए। लेकिन नींद नहीं आई। धीरे धीरे नीचे का रव भी शांत हो गया। संस्कार भी समाप्त हुआ। बाराती उठकर चलने लगे और आवाजों से यह पहचानने की कोशिश करने लगा कि अब कौन क्या कर रहा है। धीरे धीरे सब शांत हो गया। चंदर ने फिर करवट बदली और आंख बंद कर ली। धीरे धीरे एक कोहरा उसके मन पर छा गया। वह इतना जागा था कि अब अगर आंख बंद भी करता तो भी पलकें पुतलियों से छा जाती और एक बहुत कड़वा दर्द होने लगा था। जैसे जैसे उसकी थोड़ी सी आंख लगी, किसी ने सहसा जगा दिया। पलक बंद करने में जितना दर्द हुआ था, उतना ही पलकें खोलने में। उसने पलकें खोली, देखा सामने सुधा खड़ी थी। मांग और माथे में सिंदूर, कलाई में कंगन, हाथ में अंगूठियां, कड़े, चूड़े, गले में गहने, बड़ी सी नथनी।
डोर के सहारे कान में बंधी थी। आंखें जिनमें भादों की घटाओं की गरज खामोश हो बरसात सी हो गई थी। वह क्षण भर पैताने खड़ी रही। चंदर उठ कर बैठ गया। उसका दिल इस तरह से धड़क रहा था जैसे किसी के सामने भाग्य का रूठा हुआ देवता खड़ा हो। सुधा कुछ नहीं बोली। उसने दोनों हाथ जोड़े और झुककर चंदर के पैरों पर माथा टेक दिया। चंदर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारा सुहाग अटल करे। तुम बहुत महान हो सुधी। मुझे तुम पर आज से गर्व है। आज तक तुम जो कुछ थी उससे कहीं ज्यादा हो मेरे लिए। सुधा सुधा कुछ नहीं बोली। आंचल से आंसू पोंछती हुई पायताने जमीन पर बैठ गई और अपने गले से एक बेले का हार उतारा, उसे तोड़ डाला। चंदर ने ये पांव खींच कर खाट के नीचे जमीन पर रख लिए। अरे यह क्या कर रही हो सुधा? चंदर ने कहा। जो मेरे मन में आएगा। बहुत मुश्किल से रूठे गले से सुधा बोली। मुझे किसी का डर नहीं। तुम जो कुछ दंड दे चुके हो उससे बड़ा दंड तो अब भगवान भी नहीं दे सकेंगे। सुधा ने चंदर के पांवों पर फूल रखकर उन्हें चूम लिया और अपनी कलाई से बंधी हुई एक पुड़िया खोलकर उसमें से थोड़ा सा सिंदूर उन फूलों पर छिड़क कर चंदर के पांवों पर सिर रखकर चुपचाप रोती रही। थोड़ी देर बाद उठी और उन फूलों को समेटा, अपने आंचल की छोर में उन्हें बांध दिया और उठकर चली। धीमे धीमे निशब्द। कहाँ चली सुधा? चंदर ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं। अपना हाथ छुड़ाते हुए सुधा ने कहा। नहीं नहीं सुधा, लाओ ये हम रखेंगे। चंदर ने सुधा को रोकते हुए कहा। बेकार है चंदर। कल तक परसों तक ये झूठे हो जाएंगे। देवता मेरे। और सुधा सिसकते हुए चली गई। एक चमकदार सितारा टूटा और पूरे आकाश पर फिसलते हुए जाने किस क्षितिज में खो गया। दूसरे दिन 8 बजे तक सारा सामान स्टेशन पहुंच गया था। शंकर बाबू और डॉक्टर साहब पहले से ही स्टेशन पहुंच गए थे। बाराती भी सब वहीं चले गए थे। कैलाश और सुधा को स्टेशन तक लाने का जिम्मा चंदर का था। और जल्दी करते कराते भी 9:15 बज गए। उसने फिर जाकर कहा। कैलाश और सुधा खड़े हुए थे। पीछे से नाइन सुधा के सिर पर पंखा रखती थी और बुआ जी रोचना कर रही थी। चंदर के जल्दी मचाने पर अंत में उन्हें फुर्सत मिली और वह आगे बढ़े। मोटर पर सुधा ने ज्यों ही पांव रखा कि बिन्ती पांव से लिपट गई और रोने लगी। सुधा जोर से बिलख बिलख कर रो पड़ी। चंदर ने बिन्ती को छुड़ाया। सुधा पीछे बैठकर खिड़की पर मुंह रखकर सिसकती रही। मोटर चल दी। सुधा मुड़कर अपने घर की ओर देख रही थी। बिन्ती ने हाथ जोड़े तो सुधा चीख कर रो पड़ी और फिर चुप हो गई। स्टेशन पर भी सुधा बिल्कुल शांत रही। सुधा और कैलाश के लिए सेकंड क्लास में एक बर्थ सुरक्षित थी। बाकी लोग जोड़े में थे। शंकर बाबू ने दोनों को उस डिब्बे में पहुंचाया और बोले, कैलाश तुम जरा हमारे साथ आओ। मिस्टर कपूर, जरा बहू के पास आप रहिए। मैं डॉक्टर साहब को यहाँ भेज रहा हूँ। चंदर खिड़की के पास खड़ा हो गया। शंकर बाबू का छोटा बच्चा आकर अपनी नई चाची के पास बैठ गया और उनकी रेशमी चादर से खेलने लगा। चंदर चुपचाप खड़ा था। सहसा सुधा ने उसके हाथों में अपना मेहंदी वाला हाथ रख दिया और धीमे से कहा, चंदर। चंदर ने मुड़कर देखा तो बोली, अब कुछ मत सोचो, इधर देखो। और सुधा ने जाने कितने दुलार से चंदर से कहा, देखो, बिन्ती का ध्यान रखना। उसे तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रही हूँ। और सुनो, पापा को रात को सोते समय दूध में ओवल्टीन जरूर दे देना। खाने पीने में गड़बड़ी मत करना। ये मत समझना कि सुधा मर गई तो फिर भी बिना दूध की चाय पीने लगूं। हम जल्दी से आ जाएंगे। मम्मी का कोई खत आए तो हमें लिखना। इतने में डॉक्टर साहब और कैलाश आ गए। कैलाश कंपार्टमेंट के बाथरूम में चला गया। डॉक्टर साहब आए और सुधा के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, आज तेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। और देख, महीने भर में बुला लेंगे तुझे। वहाँ घबराना मत। गाड़ी ने सीटी दी। पापा ने कहा, बेटा अब ठीक से रहना, भावुकता और बचपना मत करना, समझी? पापा ने आंख से रुमाल लगा लिया। विवाह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अब तुम्हारी नई जिंदगी है। अब तक बेटी थी, अब बहू हो। सुधा बोली, पापा
तुम्हारा ओवलटीन का डब्बा शीशे वाली मेज पर है, उसे पी लिया करना। और पापा बिन्ती को गाँव मत भेजना। चंदर को अब घर पर ही बुला लो। तुम अकेले पड़ गए, हमें जल्दी बुला लेना। कार्ड ने सीटी दी। कैलाश ने जल्दी से डॉक्टर साहब के पैर छुए। चंदर से हाथ मिला लिया। सुधा बोली, चंदर ये पुर्जा बिन्ती को दे देना और देखो मेरा नतीजा निकले तो तार देना। गाड़ी चल पड़ी। अच्छा पापा, अच्छा चंदर। सुधा ने हाथ जोड़े और खिड़की पर टिक कर रोने लगी और बार बार आंखें पोंछ पोंछ कर देखने लगी। गाड़ी प्लेटफॉर्म के बाहर चली गई। तब चंदर मुड़ा। उसके बदन में पोर पोर में दर्द हो रहा था। वह कैसे घर पहुंचा उसे नहीं मालूम। चंदर को हफ्ते भर तक होश नहीं रहा। शादी के दिनों में उसे एक नशा था जिसके बल पर वह मशीन की तरह काम करता गया। शादी के बाद इतनी भयंकर थकावट उसकी नसों में कसक उठी कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। वह अपने घर से होटल से खाना पीना नहीं जा पाता था, बस पड़ा सोता रहता था। सुबह 9 बजे सोता, 5 बजे उठता, थोड़ी देर होटल में बैठकर फिर वापस आ जाता। चुपचाप छत पर लेटा रहता और फिर सो जाता। उसका मन एक उजड़े हुए नीर की तरह था जिसमें से विचार, अनुभूति, स्पंदन और रस के विहंगम कहीं दूर हो गए थे। लगता था जैसे सब कुछ भूल गया है। सुधा, बिन्ती, पम्मी, डॉक्टर साहब, रिसर्च, थीसिस, सभी कुछ। ये सब चीजें कभी कभी उसके मन में नाच जाती, लेकिन चंदर को ऐसा लगता कि ये किसी दुनिया की चीजें हैं जिसको वह भूल गया है, जो उसकी स्मृति पटल से मिट चुकी है। कोई ऐसी दुनिया जो कभी थी ही नहीं, कहीं थी ही नहीं। लेकिन किसी भयंकर जल प्रलय ने जिसका कण कण ध्वस्त कर दिया था। उसकी दुनिया अपनी छत तक सीमित थी। छत के चारों ओर की ऊंची दीवारों पर और उन चार दीवारों से बंधे हुए आकाश के चौकोर टुकड़ों तक ही उसके मन की उड़ान बंद गई थी। उजाला पाक था। पहले वह लुप्तक तारे की रोशनी देखता, फिर धीरे धीरे चांद की दूधिया रोशनी सफेद कफन की तरह छा जाती। वह मन में थके हुए स्वर जैसे चांदनी की ओढ़ता हुआ सा कहता, सो जा मुर्दे, सो जा। छठे दिन उसका मन कुछ ठीक हुआ। थकावट जो एक कैंचिल की तरह उस पर छाई हुई थी, धीरे धीरे उतर गई। उसे लगा जैसे मन में कुछ टूटा हुआ सा दर्द कसक रहा है। यह दर्द क्यों है, कैसा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता था। 5 बजे थे लेकिन धूप बिल्कुल नहीं थी। पीले उदास बादलों की एक धीमी लहर ने ढलते हुए आषाढ़ के सूरज को ढक लिया था। हवा में एक ठंडक आ गई थी। लगता था झोंके किसी वर्षा के देश से आ रहे हैं। वह उठा, नहाया और बिंदी के घर चल पड़ा। डॉक्टर शुक्ला लॉन में हाथ में किताब लिए टहल रहे थे। 5 दिनों में जैसे वैसे बहुत बूढ़े हो गए थे। बहुत झुके हुए से निस्तेज चेहरा, डबडबाई आंखें और चाल में जैसे उम्र थक गई हो। उन्होंने चंदर का स्वागत भी उस तरह नहीं किया जैसे वे पहले करते थे। सिर्फ इतना बोले, चंदर 2 दफे ड्राइवर को भेज कर बुलाया तो मालूम हो तुम सो रहे हो। अब अपना सामान यहीं ले आओ। और वे बैठकर किताब उलट पुलट कर देखने लगे। अभी तक वे बूढ़े थे। उनका व्यक्तित्व तरुण था। आज लगता था जैसे उनके व्यक्तित्व पर झुर्रियां पड़ने लगी है। उनके व्यक्तित्व की कमर झुक गई है। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। सामने आकाश पर एक अजब सी सर्दी छा रही थी। डॉक्टर साहब ने किताब बंद की और बोले, सुना है कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए हैं। जाऊं जरा उनसे तुम्हारे बारे में बात कराऊं। तुम जाओ, सुधा का खत आया है बिल्की के पास। बुआ जी हैं? चंदर ने पूछा। नहीं, आज सुबह ही तो गई। हम लोग कितना रोकते रहे, लेकिन उन्हें कहीं और ही चैन ही नहीं पड़ता था। बेंती को बड़ी मुश्किल से रोका मैंने और डॉक्टर साहब गैरेज की ओर चल पड़े। चंदर भीतर था। सारा घर इतना सुनसान था, इतना भयंकर सन्नाटा कि चंदर के रोए रोए खड़े हो गए। शायद मौत के बाद का घर भी इतना नीरव और इतना भयानक न लगता जितना यह शादी के बाद का घर। सिर्फ रसोई से कुछ खटपट की आवाज आ रही थी। बिन्ती, चंदर ने पुकारा। बिन्ती चौके में थी। वह निकल आई। बिन्ती को देखते ही चंदर दंग हो गया। वह लड़की इतनी दुबली हो गई थी जैसे बीमार हो।
रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी और होठ मोटे पड़ गए थे। चंदर को देखते ही उसने कढ़ाई उतार कर नीचे रखी और बिखरी हुई लटें सुधार कर आंचल ठीक करके बाहर निकल आई। कमरे से खींच कर एक चौकी आंगन में डालकर चंदर से बहुत उदास स्वर में बोली, बैठिए। घर कितना सोना लग रहा है बिन्ती। तुम अकेले कैसे रहती होगी? चंदर ने कहा। बिन्ती की आंखों में आंसू छलछला आए। बिन्ती रोती क्यों हो? जी, मुझे देखो, मैं कैसे पत्थर बन गया हूँ। क्यों? तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो। चंदर ने बिन्ती के कंधे पर हाथ रखकर रिंकी ने आंसू भरी पलकें चंदर की ओर उठाई और बड़े ही कातर स्वर में कहा, आप देवता हो सकते हैं लेकिन हर एक तो देवता नहीं। फिर आपने कहा था कि आप आएंगे बराबर। पिछले हफ्ते से आए भी नहीं। यह भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल होगा। रोज सुबह शाम कोई भी आता, हम दौड़ कर देखते कि आप आए हैं या नहीं। दीदी आपकी थी, बस उन तक आपका रिश्ता था। हम तो आपके कोई नहीं। नहीं विनती, इतने थक गए थे कि हम कहीं आने जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। बुआ जी को जाने क्यों दिया तुमने? उन्हें रोक लेती, चंदर ने कहा। अरे वह थी तो रोने भी नहीं देती थी चंदर। मैं 2-3 दिन तक रोई तो मुझ पर बहुत बिगड़ी और महाराजन से बोली, हमने तो ऐसी लड़की ही नहीं देखी। बड़ी बहन का ब्याह हो गया तो मारे जलन के दिन रात आंसू बहा बहा कर अमंगल बनाती है। जब वक्त आएगा तभी शादी करेंगे और अभी ही किसी हाथ से निकाल दो। रिंकी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप समझ नहीं सकते कि जिंदगी कितनी खराब है। अब तो हमारी तबीयत होती है कि मर जाए। अभी तक दीदी थी, सहारा दिए रहती थी, हिम्मत बंधाए रहती थी। अब तो कोई नहीं हमारा। ठीक, ऐसी बातें नहीं करते बिनती। महीने भर में सुबह आ जाएगी। और माँ की बातों का क्या बुरा मानना। आप लड़की होते तो समझते चंदर बाबू। रिंकी बोली और जाकर एक तस्तरी में नाश्ता ले आई। लो, दीदी कह गई थी कि चंदर के खाने पीने का ख्याल रखना। लेकिन ये किसको मालूम था कि दीदी के जाते ही चंदर गैर हो जाएंगे। नहीं बिन्ती, तुम गलत समझ रही हो। जाने क्यों एक अजीब सी खिन्नता मन में आ गई थी। कुछ करने की तबीयत ही नहीं होती थी। आज कुछ तबीयत ठीक हुई तो सबसे पहले तुम्हारे पास आया। रिंकी, अब सुधा के बाद मेरा है ही कौन सिवा तुम्हारे? चंदर ने बहुत उदास स्वर में कहा। तभी ना, उस दिन मैं बुलाती रह गई और आप यह रह गए वह गए, आंख से ओझल। मैंने तो उसी दिन समझ लिया था कि अब पुराने चंदर बाबू बदल गए। रिंकी ने रोते हुए कहा। चंदर का मन भर आया। गले में आंसू अटक रहे थे लेकिन आदमी की जिंदगी भी कैसी अजब होती है। वह रो भी नहीं सकता, माथे पर दुख की रेखा भी झलकने नहीं दे सकता था, इसलिए कि सामने कोई ऐसा था जो खुद दुखी था और सुधा की साथी होने के नाते विंसी को समझना समझाना उसका पहला कर्तव्य था। विंसी के आंसू रोकने के लिए वह खुद अपने आंसू पी गया और विंसी से बोला, लो, कुछ तुम भी खाओ। विंसी ने मना किया तो उसने अपने हाथ से विंसी को खिला दिया। विंसी चुपचाप खाती रही और रह रह कर आंसू पोंछती रही। इतने में महाराजन आई। विंती ने सोफे के काम समझा दिए और चंदर से बोली, चलिए ऊपर चले। चंदर ने चारों ओर देखा। घर का सन्नाटा वैसा ही था। सहसा उसके मन में एक अजीब सी बात आई। सुधा के साथ कभी भी वह कहीं भी जा सकता था लेकिन विंती के साथ छत पर अकेले जाने में क्यों उसके अंतःकरण ने गवाही नहीं दी। वह चुपचाप बैठा रहा। विंती कुछ भी हो, कितनी ही समीप क्यों न हो, विंती सुधा नहीं हो सकती थी। सुधा नहीं हो सकती थी। नहीं, यह ठीक नहीं है। यही ठीक है, मैं नीचे रहूं, चंदर बोला। विंती गई, सुधा का पत्र ले आई। चंदर का मन जाने कैसा होने लगा। लगता था जैसे अब आंसू नहीं रुकेंगे। उसके मन में सिर्फ इतना आया कि अभी 72 घंटे पहले सुधा यही थी, इस घर की प्राण थी। आज लगता है जैसे इस घर में सुधा थी ही नहीं। आंगन में अंधेरा होने लगा था। वह उठकर सुधा के कमरे के सामने पड़ी हुई पोस्ट पर बैठ गया और बिंदी ने बत्ती जला दी। खत छोटा सा था। डॉक्टर चंदर बाबू, क्या तुम कभी सोचते थे कि तुम इतनी दूर होगे और मैं तुम्हें खत लिखूंगी? लेकिन खैर, अब तो घर में चैन की बंसी बजाते होगे। एक अकेले मैं ही कांटे जैसी खटक रही थी, उसे भी तुमने निकाल फेंका।
अब तुम्हें ना कोई परेशान करता होगा, ना तुम्हारे पढ़ने लिखने में बाधा पहुंचती होगी। अब तो तुम 1 महीने में 10-12 थीसिस लिख डालोगे। जहाँ दिन में 24 घंटे तुम आँख के सामने रहते थे, वहाँ अब तुम्हारे बारे में एक शब्द भी सुनने के लिए तड़प उठती हूँ। कई दफे तबीयत आती है कि जैसे बिनती से तुम्हारे बारे में बातें करती थी, वैसे ही इनसे, तुम्हारे मित्र कैलाश से तुम्हारे बारे में बात करूं। लेकिन ये तो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। और सब ठीक है, यहाँ बहुत आज़ादी है मुझे। माँ जी भी बहुत अच्छी हैं, पर्दा बिल्कुल नहीं करती। अपने पूजा के सारे बर्तन पहले ही दिन हमसे मंजवाए। देखो पापा का ध्यान रखना। और विनती को जैसे मैं छोड़ आई हूँ, उतनी ही मोटी रहे। मैं महीने भर बाद आकर तुम्ही से विनती को वापस लूंगी। समझे? यह न करना कि मैं न रहूं तो मेरे बजाय विनती को रुला रुला कर कुढ़ा कुढ़ा कर मार डालो, जैसा कि तुम्हारी आदत है। चाय ज्यादा मत पीना। खत का जवाब फौरन, तुम्हारी सुधा। चंदन ने चिट्ठी एक बार फिर पढ़ी, 2 बार पढ़ी, बार बार पढ़ता गया। हल्के हरे कागज पर छोटे छोटे काले अक्षर जाने कैसे लग रहे थे, जाने क्या कह रहे थे। छोटे छोटे अर्थात उसमें कुछ अर्थ था जो शब्द से भी ज्यादा गंभीर था। युगों पहले वैयाकरणों ने उन शब्दों के जो अर्थ निश्चित किए थे, सुधा की कलम से जैसे उन शब्दों को एक नया अर्थ मिल गया था। चंदर बेसुध सा तन्मय होकर उस खत को बार बार पढ़ता गया। और किस समय वे छोटे छोटे नादान अक्षर उसके हृदय के चारों ओर कवच जैसे बोधिकता और संतुलन के लोह पत्र को चीर कर अंदर बिंध गए और हृदय की धड़कनों को मोड़ना शुरू कर दिया। ये चंद्र को खुद नहीं मालूम हुआ कि जब तक कि उसकी पलकों में से एक गर्म आंसू सच पर नहीं टपक पड़ा। लेकिन उसने बिरती से वह आंसू छिपा लिया और खत मोड़कर बिरती को दे दिया। बिरती ने खत लेकर रख लिया और बोली, अब चलिए खाना खा लीजिए। चंदर इनकार नहीं कर सका। महाराजन ने थाली लगवाई और बोली, भैया नीचे अभय आंगन धोआ जाए, आप बजाय ले ऊपर खाए ले। चंदर को मजबूरन ऊपर जाना पड़ा। बिरती ने खाट बिछा दी, एक स्टूल डाल दिया, पानी रख दिया और नीचे थाली लाने चली गई। चंदर का मन भारी हो गया था। ये वही जगह थी, वही खाट है जिस पर शादी की रात में सोया था। इसी के पैताने सुबह आकर बैठी थी और अपने नए सुहाग में लिपटी हुई थी। यहीं पर सुधा के आंसू गिरे थे। बिरती थाली लेकर आई और नीचे बैठकर पंखा करने लगी। हमारी तबीयत तो है ही नहीं खाने की बिनती, चंदर ने भर्राए हुए स्वर में कहा। अरे बिना खाए पिए कैसे काम चलेगा? और आप फिर ऐसा करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी? दीदी के बाद और कौन सहारा है? आइए। और विंती ने अपने हाथ से एक बोर बनाकर चंदर को खिला दिया। चंदर खाने लगा। चंदर चुप था। न जाने क्या सोच रहा था। विंती चुपचाप बैठी पंखा चल रही थी। क्या सोच रहे हैं आप? विंती ने पूछा। कुछ नहीं, चंदर ने उतनी ही उदासी से कहा। नहीं बताइएगा, रिंपी ने बड़े कातर स्वर में कहा। चंदर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, रिंपी अब तुम इतना ध्यान ना रखा करो। तुम समझती नहीं बाद में कितनी तकलीफ होती है। सुधा ने क्या कर दिया है वह खुद नहीं समझती। कौन नहीं समझता? रिंपी एक गहरी सांस लेकर बोली, दीदी नहीं समझती या हम नहीं समझते, सब समझते हैं। लेकिन जाने मन कैसा पागल है कि सब कुछ समझकर धोखा खाता है। अरे दही तो आपने खाया ही नहीं। वह पूरी लेने चली गई। आज की कहानी में इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए पाठशाला चैनल पर।